पुनः सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हिटस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है। आर के मान की गणना कीजिए। तो देखिए हमारा ये कहता व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। देखिए जब हम चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं से संलग्न कर देते हैं और उसके एक विकर्ण में धारामापी लगा देते हैं तथा दूसरे विकर्ण में सेल लगा देते हैं, तो ऐसी बनी युक्ति को हम व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। जैसे इसका फिगर यहाँ पर बना दे रहे हैं। जैसे ये हमारा ये चार प्रतिरोध हो जाएंगे, इस तरह से हम बिंदी रख लेते हैं। ये तो एक प्रतिरोध हमने मान लिए यहाँ पर लगा दिया, ये हमारा एक प्रतिरोध हो जाता है। ये एक प्रतिरोध हमने इस भुजा में संलग्न कर दिया, एक प्रतिरोध हमने यहाँ पे संलग्न कर दिया और एक प्रतिरोध हमने यहाँ पे संलग्न कर दिया। इस तरह से हमारे चार प्रतिरोध हो जाते हैं। ये मान लिया हमने, हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया Q, ये हमारा हो गया R, ये हमारा हो गया S। अब एक इसके एक विकर्ण में जैसे हमने इसका नाम रख दिया A, B, C, D। अब इसके BD विकर्ण में हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया एक विकर्ण में और दूसरे विकर्ण में हमने एक सेल लगा दिया। यहाँ पर एक हम सेल लगा देते हैं इस तरह से। तो एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण में हम सेल लगा देते हैं। ये हमारा सेल हो गया। चाहे तो यहाँ पर कुंजी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने कुंजी कर दिया K1, चाहे तो यहाँ भी कुंजी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर भी कुंजी आप लगा सकते हैं। इस कुंजी को हमने K2 कह दिया। तो इस तरह से जब हम चार प्रतिरोधों को PQ जब हम चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं से जोड़कर उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में AC विकर्ण में सेल लगाते हैं, तो ऐसी बनी युक्ति को व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। व्हिटस्टोन सेतु कहते हैं संतुलनावस्था में अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसमें मान लीजिए इसमें IG धारा अगर नहीं जा रही, यहाँ पर अगर धारा I1 प्रवाहित कराई जाए, यहाँ से धारा मान लीजिए आपकी सेल से आएगी, वो I धारा होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी I1, मान लीजिए इसमें I2 गई। तो अगर इसमें गैल्वेनोमीटर में मान लीजिए IG धारा जा रही है, अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो हमारा व्हिटस्टोन सेतु संतुलनावस्था में होता है। और संतुलनावस्था के लिए हमारा व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है P/Q बराबर R/S। इस सिद्धांत को लेकर हम सवाल को हल कर देते हैं। तो ये हमारा था व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल है हमारा चित्र के अनुसार R के मान की गणना करना है। ये कह रहा है संतुलित व्हिटस्टोन सेतु है, संतुलित है, इसका मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इसका मतलब IG धारा गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रही है। जब इसमें नहीं जा रही है तो देखिए जब इसमें नहीं जा रही है इसका मतलब इसका ये अनुपात और ये अनुपात P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारे दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। पहले इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध अब दो समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए हमारा R' हो गया। तो R' बराबर हो जाएगा दोनों का गुणनफल, तो R × 15 बटे R + 15। ये हमारा इनका संतुलित प्रतिरोध हो जाएगा। अब हमारा प्रतिरोध ये अब संतुलित अवस्था में, अगर ये संतुलित अवस्था में है तो संतुलित अवस्था में दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, तो पहली भुजा हमारी 6 है, दूसरी भुजा हमारी संलग्न है वो ये है पूरा सिस्टम। इस सिस्टम में हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा
आर गुणे 15 बटे आर प्लस 15, ये हमारा हो जाएगा बराबर, दूसरी में संलग्न हो जाए 3 ओम है और यहाँ पर हमारा 1.5 ओम है। इस तरह से ये हमारा संतुलनावस्था में ये हमारा बनेगा सिस्टम। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 यहाँ दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, 15 एकन्ना 15, 15 दूना 30, 2 तिहाई 6 हमारा हो जाता है। इस तरह से हमारा यहाँ पर बचता है 3 बटे आर गुणे 15 बटे आर प्लस 15 के, ये बराबर, इधर हमारा पूरा कट गया है, 1 बटे 1 हो जाता है, 1 बटे 1 हो जाता है हमारा। अब देखिए अगर ये फंक्शन को हम ऊपर कर दें, ये फंक्शन हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे रहेगा, तो हमारा चला जाएगा r प्लस 15 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 बराबर, इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा r गुणे 15 के। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, ब्रैकेट हम खोल देते हैं तो हमारा हो जाएगा 3r बराबर 15 तियाँ 45 हो जाएगा बराबर, ये हमारा हो जाएगा 15r के, तो ये हमारा हो जाएगा 45, ये हमारा 15r, ये हमारा उधर जाएगा तो 3r माइनस हो जाएगा, 15 से 3 निकल जाएंगे तो 12 बचेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12r, तो 12r बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45 के, 12r बराबर 45 के, इसलिए r बराबर हमारा हो जाएगा 45 बटे 12 के। 3 से काट देते हैं तो 3 चौक 12, 3 से इसको भी काट देते तो 3 एकन्ना 3, 1 बचा, 3 पची 15, इस प्रकार r बराबर 15 बटे 4 डिवाइड करते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 15, दशमलव लगा दिया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 0 लगा दिया, 20 हो गया, 4 पंचे 20। इस तरह से हमारा R बराबर आ जाता है 3.75 ओम के, 3.75 ओम के बराबर हमारा R का मान निकल आता है। तो इस तरह से ये हमारा R कैलकुलेट हो जाता है, ये जो हमारा R था ये हमारा कंसीडर हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन अगला है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो nवीं कक्षा की जो हमारी ऊर्जा होती है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमारा दिया है उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है किसी उत्तेजित कक्षा में, तो उत्तेजित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब उत्तेजित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कोणीय समय ज्ञात करना है। अब इलेक्ट्रॉन हमारा किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इन दोनों को हम nवीं कक्षा में, सारी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमारी ये होती है, ये n स्क्वायर की, सारी गलत हो गया था, -13.6 बटे n स्क्वायर के बराबर हो जाती है। इन दोनों को बराबर करने से हमको n का मान पता चल जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो इस प्रकार दोनों को बराबर करने पर बराबर कर देते हैं, तो -13.6 बटे n स्क्वायर बराबर -3.4
4 के दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं, माइनस से माइनस हमारे कट जाते हैं, माइनस से माइनस कट जाते हैं, तो हमारा हो जाता है n स्क्वायर बराबर 13.6, कैंची गुणा कर देते हैं और 3.4 भाग में हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक इसमें राइट में इधर कट गया, तो ये हमारा हो जाता है। अब इसको हम काट देते हैं, 4 3 चौक 12 1, तो ये 4 बार पूरा कट जाएगा, 34 से करना 34 चौके 136। तो इस तरह से हमारा n स्क्वायर बराबर हो जाता है 4 के, तो n का मान हमारे को प्राप्त हो जाता है 2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारी दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसके लिए कोणीय संवेग हम ज्ञात कर लेते हैं बोहर परिकल्पना से। बोहर की परिकल्पना प्रथम परिकल्पना कहती है कि किसी कक्षा में उसका कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होता है। तो बोहर की प्रथम परिकल्पना से, बोहर की प्रथम परिकल्पना से किसी कक्षा में उत्पन्न कोणीय संवेग बोहर की परिकल्पना से कोणीय संवेग J बराबर हमारा होता है NH/2 पाई के बराबर। कोणीय संवेग ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, ये बराबर हो जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन हमारी दूसरी कक्षा में है, तो इसके लिए n का मान हम 2 रख देते हैं, n बराबर 2 रख देते हैं। h प्लांक नियतांक मान होता है, प्लांक नियतांक हमें पता है, ये होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 के जूल सेकंड बटे 2। पाई का मान होता है 22/7 के, तो ये हमारा हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ये हमारा 22 × 66.3 हो जाएगा, तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा 0.3, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 गुणे 10⁻⁻34 के बराबर हो जाएगा। इसको गुणा करा देते हैं, तो 7 × 21, तो 2.7 × 21 गुणे 10⁻⁻34, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आ जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश की कोई किरण कांच, अब कांच का अपूर्णांक हमको दिया है ANG बराबर हमको दिया है 3/2 है, तथा जल के लिए, अब हमको जल के लिए दिया है, जल के लिए, तो जल का मतलब होगा ANW बराबर हमको दिया है 4/3 है, में संचरित होती है, तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण यदि कांच का अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक n तथा क्रांतिक कोण C हो, तो n बराबर होता है 1/sin C के, ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन हमारी प्रकाश किरण द्रव से कांच में जा रही है, इसलिए हमको ये निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा WNG। ये हमारा n जो होगा वो होगा, यदि कांच का अपवर्तनांक n हो तो ये हमारा मान होता है। चूँकि कोई प्रकाश किरण कांच से जल में, चूँकि प्रकाश किरण कांच से जल में संचरित होती है, कांच से जल में संचरित होती है, इसलिए
इसलिए अपवर्तनांक WNG बराबर हमारा होगा ANG बटे ANW के। तो देखिए यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं। तो WNG बराबर हमारा हो जाएगा ANG बटे ANW उनके मान रख देते हैं। ANG का मान दिया है 3/2 बटे ANW दिया है 4/3 के। अब देखिए इसका हर ऊपर चला जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से WNG का मान हो जाएगा 3 त्रिक 9 बटे 4 दूनी 8 के। इस तरह से हमने अपवर्तनांक निकाल लिया। अब हम फार्मूले में रख देते हैं। तो हमारा फार्मूला है, अब ये हमारा ये n की जगह हो जाएगा WNG, तो हो जाएगा WNG बराबर 1/sin C के। इसलिए हमें sin C का मान ज्ञात करना है। तो sin C बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sin C बराबर 1/WNG के। अब WNG का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया sin C बराबर WNG का मान हमारा आया है 9/8 के 1/। तो ये हो जाएगा 1/WNG हमारा 9/8 के। ये हमारा मान है 9/8 के, तो ये हमारा मान है 9/8 के। अब ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे वाला हर ऊपर जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा sin C बराबर 8/9 के। sin C बराबर हो जाएगा 8/9 के। sin C बराबर 8/9 के हो जाएगा। इसलिए क्रांतिक कोण C बराबर हमारा हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 8/9 के। ये हो जाएगा C। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये C बराबर sin इनवर्स 8/9 के। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। इसका हमें पाठ्यांक ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है अभी का। तो देखिए वोल्ट मीटर हमको E1 का मान दिया है 18 वोल्ट है, E2 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध हमारा दिया है 2 ओम है पहले का, और दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध दिया है 1 ओम है। तो हमको कह रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक E, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V, E इक्विवेलेंट बराबर होगा हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। तो ये इन दोनों का तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए ये मान रख देते हैं। E1 का मान है हमारा 18, तो ये हो जाएगा 18 गुणे R2 हमारा दिया है 1 ओम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस E2 हमारा दिया है 12 वोल्ट, तो ये 12 गुणे R1 हमारा दिया है 2 बटे R1 दिया है 2 प्लस R2 दिया है 1, तो ये हो जाएगा 18 प्लस
12 दूना 24 बटे 2 1 3 के। तो इस तरह से हमारा ये इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा। अब इसको आगे हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8 4 12 के 2 2 1 3 1 4 के 4 बटे 3। इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा 42 बटे 3 के। 3 एक अन्ना 3 और ये हो जाएगा 14 तियाँ 42। इसलिए हमको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हो जाएगा 14 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि हमने इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध को निकाल लिया। तो ये हमारा ये फार्मूला होता है जब एक से अधिक सेल लगे होते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी उत्तेजित कक्षा के लिए, दो बार आगे के, ये तो एक बार बता चुके हैं, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, दो रिपीट कर गया क्या क्वेश्चन 2 बार आ गया है, क्वेश्चन 2 बार लिख गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है कि जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। इसका मतलब को द्रव्यमान दिया है m बराबर 0.001 मिलीग्राम में है। तो इसको हम ग्राम में बदलते हैं तो 0.001 मिली को बदलेंगे ग्राम में तो 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.001 गुणे 10 की पावर 3 और आ जाएगी तो हो जाएगा 10 की पावर -6 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। अगर इसको भी 3 1 2 3 अंक इसको भी जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -9 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। इस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कीजिए। तो हमारा P का मान हमको पता है, P बराबर हमारा होता है P बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होता है। अब हमें पता है फार्मूला हमारा होगा mg बराबर mg भी बल होता है और वैद्युत क्षेत्र में आरोपित बल इलेक्ट्रॉन के लिए E के बराबर होता है। इसलिए हमारे फार्मूला हो जाएगा P बराबर हमारा हो जाएगा G का मान हमको पता है ये 10 या 9.8 रख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से E बराबर हमारा हो जाएगा mg अपॉन E के बराबर, mg अपॉन E के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर अब मानों को हम रख देते हैं तो E बराबर हमारा m का मान निकला हमारा 10 की पावर -9 तो ये निकला 1 गुणे 10 की पावर -9 m g का मान हमने 10 रख दिया 10 बटे P। अब कह रहा 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो 3 है तो 3 और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 ये हमारा मान हो जाता है 10 की पावर -19 के। ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इससे हमारा ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -10 बचेगा, 10 की पावर -10 बचेगा। इसको हम दशमलव अगर हटा दें तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा E बराबर हो जाएगा, E बराबर हमारा हो जाएगा 100 बटे 16×48 के 16×48 हो जाएगा और गुणे ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा मान 10 की पावर प्लस आ जाएगा। अब इसको हम भाग करेंगे तो ये भाग करते हैं देखिए काट देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 50 के, ये हमारा हो जाएगा 24 के, ये 2 से कट जाएगा
ये हो जाएगा 25 के, ये हो जाएगा 12 के। अब देखिए 12 को 25 से डिवाइड कर करें, 12 को 25 से अगर भाग दें तो कितना जाएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, एक बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, अभी छोटा है नहीं जा रहा तो जीरो बढ़ाया और जीरो बढ़ाया, तो ये कितने बार जाएगा, 12 12 24 बार, 12 8 96, 12 8 96, ये बचेगा 4। तो इस तरह से हमारा ये ई बराबर हो जाएगा, ये ई बराबर हो जाएगा 2.08 गुणे 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 न्यूटन मात्रक हो जाएगा, न्यूटन ये हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन कूलम, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, क्योंकि ई बराबर हमारा होता है F/Q के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मुख्य लाइन से जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पीयर है तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका दिया हुआ है हमको, दिया है कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों का अनुपात दिया है। तो ये हमारा दिया हुआ है, यदि प्राथमिक व द्वितीयक, यदि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या NP व NS हो तो हमारा दिया है कि NP बटे NS दिया है 1/200 के बराबर है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मुख्य लाइन से जोड़ दें, इसका मतलब ये VP हमको दिया है, VP बराबर हो जाएगा हमारा 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती मुख्य लाइन से जोड़ दें। द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए, इसका मतलब VS हमको ज्ञात करना है। तो VS बराबर हमारा क्या होगा। अब देखिए हमें पता है कि ट्रांसफार्मर के लिए हम लिख सकते हैं परिमाण अनुपात के अनुसार कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात बराबर हमारा होता है प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न वोल्टता बटे द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता VS के बराबर। अब हमारा NP बटे NS ये दिया है 1/200 के, 1/200। VP हमारा दिया है 200 के बराबर दिया है बटे VS के, को कहीं चिगुड़ा करा देते हैं। तो इस तरह से हमको VS बराबर हो जाता है 200 गुणे 200। तो इसलिए VS बराबर हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 4 जीरो। तो इस तरह से द्वितीय कुंडली की जो वोल्टता होगी, द्वितीय कुंडली की वोल्टता VS बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी VS बराबर हमारा 40,000 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, 40,000 वोल्ट हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा था द्वितीय कुंडली में वोल्टता ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा हो गया। फिर आगे कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 2 एम्पीयर है,
यदि फिर हमारा दिया है IP बराबर 2 एम्पियर के, IP बराबर 2 एम्पियर है तो द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमको IS का मान ज्ञात करना है। IS बराबर क्या होगा, फिर हम ट्रांसफार्मर में परिमाण अनुपात के अनुसार हम लिख देते हैं कि NP बटे NS को हम लिख सकते हैं धारा व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यह हो जाएगा हमारा IS द्वितीय कुंडली में उत्पन्न धारा बटे प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न धारा। NP बटे NS हमारा ये होता है 1/200 के 1/200। IS हमको ज्ञात करना है द्वितीय कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा हमारी दी है 2 के। अब 2 से इसको हम काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 100 के, कैंची गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 गुणे द्वितीय कुंडली में धारा बराबर 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार IS बराबर द्वितीय कुंडली में धारा हो जाएगी 1/100 के बराबर हो जाएगी, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 100 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.01 एम्पियर के। तो इस तरह से हमारी द्वितीय कुंडली में उत्पन्न धारा ये हो जाएगी, इतने एम्पियर की धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न धारा हमारी हो जाएगी 0.01 एम्पियर के, ये हमारा मान हो जाएगा। सॉरी IS बराबर हो जाएगा 0.01 एम्पियर, और वोल्टता हमारी हो जाएगी 40,000 वोल्ट के। आई होप समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।